नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल स्टडी लवर बीकू में। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं जानकारी देने जा रहा हूं जिसे देखकर मेरा दिल जो है काफ़ी दुखी हुआ है तथा वह मेरे समाज के लिए भी काफ़ी दुख की बात है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो विगत कुछ दिनों में छपरा में जहरीली शराब पीने से अभी तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है, जो बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी, शराबबंदी बिहार में 2016 से है और कुल मिला के कहा जाए तो 6-7 साल का समय हो गया है, फिर भी बिहार में दारू की उपलब्धता और लोगों की मौत में निरंतरता वृद्धि हो रही है। आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए? जिम्मेदार प्रशासन को माना जाए या जिम्मेदार वह दारू पीने वाले व्यक्ति को माना जाए या जिम्मेदार सरकार को माना जाए जिसने दारूबंदी को किया था? हम इसी के ऊपर आज कुछ चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आप ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि दारूबंदी जो है बिहार में किस प्रकार से सार्थक हुआ है और क्या यह समाज के लिए उपयोगी साबित हुआ या समाज के लिए अनुपयोगी साबित हुआ है। तो मैं अपने क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं, कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन समाज में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में आपको रूबरू करा सकूं तथा अत्यधिक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। देखिए, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं आपको। जो व्यक्ति किसी को जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का भी अधिकार नहीं होता है। क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति किसी को जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का अधिकार नहीं होता है। और इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखिएगा, वर्तमान समय में बहुत सारे देश जो है फांसी जैसे कानून को भी समाप्त कर रहे हैं। क्या? फांसी जैसे कानून को भी समाप्त कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक और जीवन मिल सके, अपने भूल को सुधार के नया जीवन जीने का। आप देखिएगा, जब भारत में भी फांसी जैसी चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा हो रहा है कि इन फांसी को समाप्त कर दिया जाए, और बहुत सारे देशों ने फांसी को भी समाप्त कर दिया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का मानना है, जो व्यक्ति किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकता उसे किसी भी प्रक्रिया के तहत, या वह प्रक्रिया भले ही कानूनी क्यों ना हो, वैलिड क्यों ना हो, लीगली क्यों ना हो, उसे किसी भी प्रक्रिया के तहत जीवन लेने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जीवन लेने से व्यक्ति के पास जो एक अन्य मौका प्राप्त हो सकता था वह मौका उसके पास नहीं रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा। उंगली मार डाकू का आपने नाम सुना होगा। उसने अपनी जीवन में लगभग 99 हत्याएं कर दी थी, फिर भी उसके जीवन में बदलाव आया और उसके दिमाग में एक विचलन हुआ और भगवान बुद्ध के संपर्क में आके उसने अपनी संपूर्ण जीवन को बदलाव करके महात्मा बन गया। ठीक उसी प्रकार से अब हिंदू धर्म से संबंधित है तो आपको पता होगा, जिन्होंने रामायण लिखा वाल्मीकि जी, वह भी बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे, लेकिन इनके भी जीवन में बदलाव आया और इन्हें एक नया मौका दिया गया और यह एक बहुत बड़े महात्मा साबित हुए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में आप देखिएगा, दारू पीने से जो 52-50 लोगों की मौत हुई है, सरकार उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं जो वो व्यक्ति दारू पी रहे हैं इसीलिए उनकी मृत्यु हो रही है। क्या यह वास्तव में सरकार का कहना तर्कसंगत है? आप अभी देखिएगा, जो हमारे उद्योग मंत्री जी हैं, क्या नाम है उनका, समीर महासेठ, उन्होंने एक असंवेदनशील स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है दारू तो जहर होता ही है, दारू जहर होता है, अगर आप उसे पियोगे तो मरोगे ही, और आपको अपना शरीर जो है खिलाड़ी की तरह बनाना चाहिए ताकि आपको सभी चीज को हजम करने का क्षमता हो। अब बताइए, हमारे इतने बड़े पोस्ट पे बैठे व्यक्ति इस प्रकार का असंवेदनशील वक्तव्य दे रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? वह जो 52 व्यक्ति मर गए उसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? इसी चीज के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा और कुछ चीजों में आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, सरकार का गठन और चुनाव हम इसलिए करते हैं ताकि सरकार जो है अच्छा प्रशासन कर सके। क्या कर सके? अच्छा प्रशासन कर सके। सरकार का काम हमें नैतिकता सिखाना नहीं है। दारू पीना क्या खाना है,
क्या नहीं खाना है, क्या पहिरना है, यह व्यक्ति के बुद्धि का विषय है, यह व्यक्ति का अपना पर्सनल चयन है जो वह क्या करना चाहता है। परंतु सरकार क्या कर रही है, सरकार का जो काम है प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना, प्रशासन को दुरुस्त करना, भ्रष्टाचार को हटाना, गरीबी को समाप्त करना, बेरोजगारी को हटाना, अच्छे अस्पताल का निर्माण करना, अच्छे स्कूल को बनाना, ऐसी समस्याओं पे ध्यान न दो के वह व्यक्ति को नैतिकता का पाठ सिखाती है और बताती है कि आप दारू न पिए, और इसके लिए वह दारूबंदी जैसे कार्यक्रम को भी चलाती है। मैं मानता हूं कि दारूबंदी से संबंधित हमारे संविधान में भी प्रावधान दिए गए हैं। आप देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मद्य निषेध का प्रावधान किया गया है और कहा गया है राज्य जो है इससे संबंधित कानून बना सकता है, और इसी के तहत राज्य ने जो है कानून भी बनाया। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो नैतिकता सिखाया जाता है वह जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं आप किसी को। नैतिकता जो होता है व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छा से सीखता है। अब देखिए, सरकार ने क्या कर दिया, दारूबंदी करके व्यक्ति को नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि दारू आप न पिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूंगा आपको। देखिए, मैं आपको सूरदास का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सूरदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था और यह कसम खाए थे जो उनकी जो आंखें हैं सिर्फ भगवान की मूर्ति को देखेगी, उनकी जो आंखें हैं सिर्फ भगवान की सुंदरता को निहारेगी। लेकिन 20-25 साल बीत जाने के बावजूद भी एक दिन सूरदास से मिलने एक सुंदर स्त्री आती है। तब तक उनका नाम सूरदास नहीं रहता है, उनका नाम कुछ अन्य रहता है जो मुझे याद नहीं है। और जब वह स्त्री सूरदास से मिलने आती है तो सूरदास जो है उसकी सुंदरता के बारे में सोच के, उसके बॉडी पे जो लगे सेंट रहते हैं उससे आकर्षित होके एक बार उनके दीदार के बारे में सोचते हैं और क्या करते हैं, सूरदास जिस नयन को भगवान को समर्पित कर दिए होते हैं वह नयन को उठा के वह एक बार वह स्त्री का दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे वह स्त्री का दर्शन करते हैं उन्हें पश्चाताप होता है और अपराध बोध होता है कि उन्होंने क्या कर दिया। वे तो कसम खाए थे जे अपनी आँख का इस्तेमाल केवल भगवान की सुंदरता के लिए करेंगे, और जैसे ही उन्हें अपने इस अपराध बोध का ज्ञान होता है वह वहां परे चाकू से अपनी आंख, दोनों आंख को फोड़ लेते हैं। अब आप कहिएगा दारूबंदी से इसका क्या लेना देना है। देखिए मित्रों, सूरदास ने किसको दोष दिया, सुंदरता को देखने के लिए सूरदास ने अपनी आंखों को दोष दिया और आंखों को फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप वह कभी भी सुंदरता को नहीं देख पाएंगे और अपना मन जो है भगवान में लगा पाएंगे। सूरदास तो जीवन में रहे नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या वास्तव में दोष उनका आंख का था या दोष उनके मन का था जो वह सुंदर स्त्री को देखना चाहता था? क्या आंख के फोड़ देने के बावजूद उनके मन में कभी लालसा उत्पन्न नहीं होगी जो वह उस सुंदर स्त्री को देख सके? परंतु सूरदास ने क्या किया, न रहेगी बाज और न बजेगी बांसुरी वाला काम किया। मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं, जबरदस्ती किसी के चीज पे आप नैतिकता का थोपन नहीं कर सकते हैं। सरकार को दारूबंदी नहीं करना चाहिए था, सरकार को तो दारू के बारे में जागरूकता फैला के लोगों को अवेयर करना चाहिए था जो दारू का प्रभाव क्या है और दुष्प्रभाव क्या है। ठीक उसी तरह दारू तो समाज में उत्पन्न होता, लेकिन व्यक्ति इतने दृढ़ संकल्प के होते जे दारू के गद्दी के बगल से गुजर जाते, लेकिन वह दारू के बारे में सोचते नहीं। और सरकार ने क्या किया, दारू को ही बंद कर दिया। इससे क्या व्यक्ति दारू पीना बंद कर देंगे? बिल्कुल भी दारू पीना व्यक्ति बंद नहीं करेंगे। सूरदास ने तो अपने आंख को फोड़ लिया ताकि आगे से सुंदरता को ना देख सके। और इससे मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, जब चीजों के अभाव होने पे व्यक्ति को वह न मिले तो यह कैसी वाहवाही है। चीजों के अभाव होने पे व्यक्ति को यह न मिले तो यह कैसी वाहवाही है। चीज तो हो, चीज तो अवेलेबल हो, फिर भी व्यक्ति उसकी तरफ आंख उठा के न देखे, यही सबसे बड़ी वाहवाही है। दारू तो हमारे समाज में हो, लेकिन सरकार इसके बारे में इतनी जागरूकता फैला दे, सरकार इसके तथ्य के बारे में इतने आंकड़े उपलब्ध करवा दे जो व्यक्ति दारू को पीने से पहले 10,000 बार सोचे। लेकिन सरकार ने क्या किया, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, अपनी राजनीतिक एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज में दारूबंदी जैसे कानून को थोप दिया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, सरकार का काम था
प्रशासन करना, शासन करना, अच्छा न्याय व्यवस्था को पालन करना, लेकिन सरकार हमें यहाँ पे नैतिकता का पाठ सिखा रही है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इसका पाठ सिखा रही है। अब देखिए, मैं आपको बिहार में शराबबंदी से संबंधित कुछ आंकड़े उपलब्ध करवाता हूं। देखिए, किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं। जब 2016 में शराबबंदी की गई बिहार में, तो मैं मानता हूं कि इसके कुछ अच्छे सामाजिक पहलू तथ्य भी थे, जैसे कि बहुत सारे गरीब व्यक्ति जो दारू के नशे में थे, दारूबंदी की वजह से उनका नशा जो है छूटा और वो अच्छे अच्छे रोजगार को उपलब्ध हो सके। बहुत सारे घर जो है फिर से बच गए बस उजड़ने से, क्योंकि बहुत सारे पुरुष जो थे दारू पी के आने के बाद स्त्री पे अत्याचार करते थे। बहुत सारे ऐसी घटनाएं जो थी दारू पीने की वजह से होती थी, यह होना बंद हो गई। हम मानते हैं कि इसकी वजह से समाज में कुछ अच्छा काम किया, समाज में कुछ अच्छे क्रांति हो गए, लेकिन आपको पता है दारूबंदी की वजह से बिहार को अत्यधिक भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या उठाना पड़ा? आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हम जो दारू बेच के टैक्सेशन का कलेक्शन करते थे, उससे हमें हाथ धोना पड़ा। मैं आग्रह करूंगा सरकार से, जे अगर वह टैक्सेशन जो दारू बेचने से हमें मिलता था, उसी टैक्स का उपयोग करके हम अच्छा स्कूल खोलते, अच्छा अस्पताल खोलते, शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में उसका उपयोग करते, तो आज बिहार का कंडीशन जो होता बहुत अच्छा होता। लेकिन सरकार ने एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया? जो उसे दारूबंदी करनी है, और वह निर्णय आज असफल हो रहा है। फिर भी सरकार जो है उस निर्णय पे अड़ी हुई है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं इस सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सरकार ने यह जो काम किया है दारूबंदी करके, उसके बारे में मैं आपको पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, इस सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे आप देखिएगा, इसने नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से जो उत्तर भारत के गंगा को उन्होंने राजगीर जैसे जगह पे पहुंचा दिया, और आज जो है राजगीर जो है भारत के गंगा को क्या घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर रहा है। तो इस सरकार ने कुछ अच्छी परियोजनाओं के ऊपर भी काम किया है, परंतु कुछ इनकी जो परियोजनाएं हैं वह आज पूरी रूप से विफल हो चुकी है। और उस परियोजना में एक परियोजना जो है बिहार में दारूबंदी, इस पे पुनः एक बार सभी राजनीतिक दलों को बैठ के आकलन करने की जरूरत है कि वास्तव में क्या दारूबंदी करना उचित है। अब देखिए, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं भारत में शराबबंदी के ऊपर पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो कैसे कैसे शराबबंदी जहां भी किए गए हैं कभी भी सफल नहीं हो सका है। देखिए, शराबबंदी जो है भारत में सर्वप्रथम गुजरात में लागू हुआ, मिजोरम में लागू है, नागालैंड में लागू है और लक्षद्वीप में भी लागू है। देखिए, भारत के गुजरात प्रांत में दारूबंदी जो था लागू था, फिर भी वहां पर व्यक्तियों को दारू पीने से मृत्यु हो रही है। और बिहार सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए दारूबंदी जैसे कानून को 2016 में अपना लिया। हम देखते हैं बिहार सरकार को यहाँ से सीखना चाहिए था। जो गुजरात जैसे इलाके में दारूबंदी है, फिर भी वहाँ से दारू पीने से व्यक्ति की मौत हो रही है, तो फिर ऐसे नियम को क्यों अपनाना जिसे लोग अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए आंकड़ा कहता है बिहार में जो दारूबंदी था 2016 में आया, और अभी 2016 से 2021 तक करीब 1000 व्यक्तियों की मौत जो है दारू पीने से हो चुकी है। और वर्तमान में अगर हम देखेंगे, छपरा का जो है शराब का कांड है, जिसमें अभी तक 52 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी कुल मिला के कहे तो अभी 6-7 साल में दारूबंदी से 1050 लोगों की मौत हो गई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस मौत का जिम्मेदार वह पीने वाला व्यक्ति होगा जो दारू न मिलने की वजह से, मैं दारू मिलने की बात नहीं करूंगा, अगर दारू उन्हें उचित ब्रांड का मिलता, अगर दारू उन्हें उचित प्रक्रिया से मिलता, तो काश आज उनकी जिंदगी जो होती क्या होती, बची होती। लेकिन दारू जो उन्हें मिल रहा है उसे गलत तरीके से बनाया जा रहा है, उनका जो बनाने का प्रक्रिया है वह गलत है। परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है दारू पी के काल के गले में समा रहे हैं। देखिए, नकली शराब से लोगों की मौत जो हो रही है उसके पीछे आखिर वजह क्या है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो वजह है ब्रांडेड दारू का अभाव होना। क्या होना? ब्रांडेड दारू का अभाव होना। देखिए, ब्रांडेड दारू जब बनती है तो उसमें जो किण्वन किया जाता है, जो
किण्वन किया जाता है तो एक साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाया जाता है जो कितना मात्रा में कौन सा केमिकल कंपाउंड को डाला जाए ताकि यह दारू जो है उचित तरीके से बन सके और विषैला ना हो। यानी कि दारू को उचित प्रक्रिया से केमिकल कंपाउंड के द्वारा बनाया जाए तो वह दारू विषैला नहीं हो सकता है। परंतु वर्तमान में जो दारू बन रहा है, वह जो दारू बन रहा है उसमें जो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ सामग्री का एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि दारू को सराने के लिए नौसादर, बेसर मबेल की पत्ती, यूरिया जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसमें हम देखते हैं जो दारू को नशीला बनाने के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्या? मेथनॉल का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो दारू बना रहे हैं उन्हें यह पता नहीं है जो मेथनॉल की कितनी मात्रा इस्तेमाल किया जाए ताकि दारू में जो नशा हो वह पर्याप्त हो सके। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब किण्वन की प्रक्रिया पूरी होती है तो मेथनॉल मिलाने से जो था दारू को एथिल एल्कोहल बनना था। क्या था? एथिल एल्कोहल बनना था, परंतु वह क्या होता है, मेथिल एल्कोहल बन जाता है। यानी कि आप ध्यान से सुनिए, दारू बनाने की प्रक्रिया ही गलत हो रही है। और यह प्रक्रिया क्यों गलत हो रही है? क्योंकि ओरिजिनल दारू, ब्रांडेड दारू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और दारू का डिमांड यहाँ पे है। इसीलिए व्यक्ति जो है दारू बना के क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और बनाने की प्रक्रिया में सही प्रोसेस, सही केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिससे मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो जा रहा है, जो व्यक्ति को नपुंसकता और नर्वस सिस्टम को खराब कर दे रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों की मौत हो जाती है। तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, इस मौत का जिम्मेदार कौन हुआ? अगर सरकार दारूबंदी को छूट दे, दारूबंदी को समाप्त करके सीमित मात्रा में दारू को छूट दे रखी होती तो यहाँ पे दारू की जो उपलब्धता होती, ब्रांडेड होती, वह दारू उपलब्ध होता जिसे उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया होता, तो काश उस व्यक्ति की, उन व्यक्तियों की मौत नहीं हुई होती जिन्होंने गलत दारू का सेवन किया था, नकली दारू का सेवन किया था। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे व्यक्ति मुझे कहेंगे तब तो सारा का सारा दोष नकली दारू बनाने वाले का हुआ। बिल्कुल भी नकली दारू बनाने वाले के यहाँ दोष नहीं हुआ। दोष सारा का सारा सरकार का है, दोष सारा का सारा यहाँ पे प्रशासन का है। अब देखिए, मैं कुछ और देश के ऊपर चर्चा करूंगा थोड़ा सा, जहां पे दारू जो है अत्यधिक पैमाने पे पाया जाता है, अत्यधिक पैमाने पे इसका उपभोग किया जाता है। लेकिन कभी आपने सुना जो दारू पीने से वहां व्यक्ति की मौत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, बेलारूस जो यूरोप का एक देश है, वहां पे जो है पर व्यक्ति दारू की खपत है जो लगभग 18 लीटर है। कितना है? लगभग 18 लीटर है। लेकिन क्या आपने कभी सुना जो वहां दारू पीने से व्यक्ति की मौत हो रही है? कभी नहीं सुना आपने। और भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार, WHO के रिपोर्ट के अनुसार, दारू की जो उपलब्धता प्रति व्यक्ति है लगभग वह 6 लीटर के बराबर है। फिर भी आप सुनते हैं आए दिनों जो भारत में नकली दारू पीने से व्यक्ति की मौत हो रही है। तो आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? अब देखिए, थोड़ा सा इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। भारत में ही आप देखिएगा कुछ ऐसे राज्य है जो दारू पीने के बहुत ही शौकीन हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में एक आंकड़ा कहता है ये 55 से 56% व्यक्ति है जो वहाँ दारू पीना पसंद करते हैं। तेलंगाना और सिक्किम में भी लोग जो है दारू पीना पसंद करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है जो भारत के ही कुछ राज्य हैं जहाँ पे दारू पीना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का पहला स्थान है, तेलंगाना का दूसरा स्थान है तथा सिक्किम का तीसरा स्थान है। परंतु क्या आपने कभी सुना जो दारू पीने की वजह से इन राज्यों में व्यक्ति की मौत हो रही है? नहीं, यहाँ दारू बंदी भी नहीं है, यहाँ दारू बंदी भी नहीं है। लोग दारू का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की मौत जो है यहाँ दारू पीने से नहीं हो रही है। फिर आखिर क्या वजह है जो बिहार में दारू बंद भी है फिर भी दारू पीने से व्यक्ति की मौत हो रही है? आप स्वयं विचार कीजिए जे आखिर दारू बंदी के बीच में दारू की उपलब्धता और व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? अब हम आपको कुछ और तथ्य के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आप देखिएगा कि हमारे युवा वर्ग के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, आज का युवा वर्ग क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए वो दारू जैसी चीज़ों को बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए दारू जैसी चीज़ों को बना रहे हैं। और हर कोई युवा जो है आजकल बिहार का खास तौर से क्राइम के दलदल में धंसता जा रहा है। आप देखिएगा, मैं एक बार कोर्ट गया था, मैंने कोर्ट में देखा
आज छोटे छोटे बच्चे के ऊपर दारू बेचने का आरोप लगा हुआ है। मैंने जब उस बच्चे से पूछा कि यह आरोप आपके ऊपर कैसे लगा, तो वह बच्चा बता रहा था कि एक भैया मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं आपको 200 रुपया देता हूँ, यह जो मोटा सामान है जो बैग में भरा है इसे यहाँ से वहाँ पहुँचा दे। और वह बच्चा तो बालक था, नाबालिग था, उसे कुछ ज्ञान नहीं था। 200 रुपये के लालच में वह उस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाता है और पुलिस यहीं पे वाहवाही लूटती है उन बच्चे को पकड़ के और बताती है कि देखिए मैंने शराब को क्या कर लिया, जब्ती कर लिया। आपको पता है अभी जो छपरा में जो व्यक्ति की मौत हुई है वह मौत कैसे हुई है? मध्य विभाग जो है आपका छपरा का, उसने स्पिरिट जिससे दारू बनाया जाता है थाने में रखा था कब्जा करके, और वह स्पिरिट छपरा थाने से गायब हुआ और उसी स्पिरिट का उपयोग करके दारू बनाया गया और वह दारू को पी के आज छपरा में उतने लोगों की मौत हुई है। अब बताइए यहाँ पे फेल्योरिटी किसका है? प्रशासन का फेल्योरिटी है या सरकार का फेल्योरिटी है? दूसरा मैं आपको तथ्य देना चाहता हूँ, दारू के अभाव में आप देखिएगा बिहार में आजकल सूखा नशा बहुत ही प्रचलित हो गया है। देखिएगा जो युवा बच्चे हैं, जो मैं यह नहीं कह रहा हूं जो दारू अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का न होने पे दूसरा चीज़ रास्ता ऑटोमेटिक खुद बना लेती है। अब देखिएगा सूखा नशा प्रचुर मात्रा में चल रहा है। जैसे आप देखिएगा बिहार में प्रचुर मात्रा में नेपाल से भांग गांजा का तस्करी हो रहा है। अफीम जैसी भी चीज़ बिहार में आजकल प्रचुर मात्रा में क्या हो रही है, उपलब्ध हो रही है। और इससे हमारा एक जो समाज का युवा वर्ग है नशे के दलदल में पूरी तरह विलुप्त होता जा रहा है। मैं सरकार से प्रश्न करता हूं, खास तौर से सरकार से प्रश्न करता हूं, क्या वास्तव में उसकी दारूबंदी जो है समाज के लिए एक अच्छा कदम है? इस पे आपको विचार करने का अब समय आ गया है। अपने जिद को छोड़ना चाहिए सरकार को और एक सार्थक निर्णय लेना चाहिए। आप देखिएगा आज जो युवा वर्ग है क्राइम के दलदल में धंसता जा रहा है। क्यों क्राइम के दलदल में धंसता जा रहा है? क्योंकि आज जो है दारू का डिमांड उतना अधिक हो गया है जो यह आसानी से उपलब्धता कराया जा सकता है और इसे बनाने के लिए उन्हें किसी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग भी नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, जो दारू पीने से मौत हो रही है वह केमिकल का गलत उपयोग की वजह से हो रहा है। और युवा वर्ग क्या कर रहे हैं, दारू बना रहे हैं, दारू को बेच रहे हैं। एक तो वे खुद का करियर बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी का करियर बर्बाद कर रहे हैं और दूसरा का भी जिंदगी समाप्त कर रहे हैं। क्या वास्तव में उस युवा को दोष दिया जाए? अरे मैंने आपको तो पहले ही कहा, अगर सरकार रोजगार के ऊपर काम करती, अगर सरकार नौकरी के ऊपर काम करती, अगर सरकार अच्छा शासन प्रशासन के ऊपर काम करती, तो यह जो बेरोजगार युवा है कभी दारू बनाने के लिए लिप्त ही नहीं होती। यह बेरोजगार युवा कभी क्राइम की तरफ मुड़ते ही नहीं। तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, जो युवा में जो शराबबंदी के बाद आप देखिएगा क्राइम में जो वृद्धि हुई है, इसका भी एक वजह क्या है, दारूबंदी है। अब हम एक और चीज पे चर्चा करते हैं, जो कितना प्रशासन का योगदान है दारूबंदी में और क्या प्रशासन वास्तव में जो है दारूबंदी को सफल बना पाया है। तो देखिएगा हम देखते हैं क्या आए दिन न्यूज आती है, जो सरकार ने इतने बैरियल, सरकार ने नहीं, प्रशासन ने इतने बैरियल दारू को पकड़ा और उसे तहस नहस कर दिया गया। लेकिन मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहा हूं, क्या करती है यह थानाएं क्या करती है, जितने बोतल यह दारू पकड़ती है उन्हें उलेड़ के दूसरे बोतल में रखती है या ड्राम में, और उस बोतल में पानी भर के फिर मीडिया वाले को बुला के उस बोतल को फोड़ के दिखा दिया जाता है कि देखिए हमने दारू को पकड़ के क्या कर दिया, दारू को तोड़ फोड़ के नहस कर दिया। और आपको मैं यह फैक्ट देता हूं, आंकड़ा देता हूं, ये देखिए जिस चीज को समाज ने जितना वर्जित किया है, मतलब क्या, बिना अनुभव के, बिना जाने अगर आप किसी चीज को वर्जित करेंगे, वह चीज समाज में उतना ही ऊपर जोर मारेगा, उतना ही ऊपर की तरह आता है। ठीक वैसे जैसे आप स्प्रिंग को जितना दबाइएगा और छोड़िएगा वह उतना ही ऊपर की तरह उछलेगा। तो आप जिस चीज को ना कहते हैं लोग उसकी डिमांड उतनी ही अत्यधिक ज्यादा करते हैं। आपको मैं ठीक ऐसे समझाता हूं, एक व्यक्ति ने अपना होटल खोला जंगल के बीचों बीच, लेकिन कुछ व्यक्ति वहां पे जा नहीं पाते थे क्योंकि वह एकांत में होटल था। तो उस व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया और उसने उस होटल के जंगल के बीच से जो रास्ता था वहां पे एक तख्त पे लिखवा दिया कि इस तरफ व्यक्ति का आना मना है।
क्या आना मना है। पता है जितने भी व्यक्ति वहां से गुजरते थे, जब वो तख्त को पढ़ते थे जो इस तरफ आना मना है, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती थी, आखिर इस तरफ जाना मना क्यों है, और वह व्यक्ति उस तरफ जाने लगते थे ऑटोमेटिक, और वहां जाके देखते थे जो एक चाय की दुकान है, बैठते थे, चाय पीते थे और उससे पूछते थे भाई तख्ती पे ऐसा क्यों लिखा है जाना मना है। भले उस व्यक्ति ने ना बताया हो जो क्यों लिखा हो, लेकिन उस दुकानदार का चाय का दुकान चल गया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीज, यानी कि समाज में आप जिस चीज को ना कहिएगा, समाज उस चीज को उतना ही करने के लिए उत्सुक होता है। तो आप चीजों को ना कहिए, आप चीजों के पक्ष और विपक्ष के बारे में बताइए और समाज के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जबरदस्ती से मैं आपको बोल रहा हूं, नैतिकता का थोपन कभी भी जबरदस्ती से किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। 5000 साल से भगवान बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण, राम जैसे व्यक्ति जो है नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, चोरी नहीं करे, बलात्कार नहीं करे, सत्य बोले। क्या वास्तव में समाज जो है नैतिकता का पाठ पढ़ पाया है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया है। आज भी वो सारी घटनाएं हमारे समाज में अवेलेबल है। तो क्या आपको लगता है कि चीजों को, नैतिकता और शिष्टाचार जैसी चीजों को व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं थोपा जा सकता है। अब देखिए प्रशासन क्या कर रहा है। मैंने तो एक बताया आपको, जितनी दारू पकड़ते हैं प्रशासन, उसमें से तो वह सारा निकाल के दूसरे को फिर बेच देते हैं और खाली बोतल में पानी भर के उसे फोड़ देते हैं। दूसरा, प्रशासन का ऐसा साठ गांठ हो गया है दारू माफिया के साथ में, जो आजकल होम डिलीवरी दारू हो रहा है। बताइए, होम डिलीवरी, यानी कि अभी दारू का जो इंडस्ट्री है बिहार में बड़े जोरों शोरों से फल फूल रहा है। इतने जोर शोर से फल फूल रहा है कि आप एक फोन कॉल कीजिएगा और दारू आपके क्या घर पे पहुंच जाता है। तीसरा मैं फैक्ट बता रहा हूं, बिहार सरकार सारा काम छोड़ के, हमारे पास इतने काम है, सारा काम छोड़ के सिर्फ जो चीजों को गठन कर रही है, शराब के पीछे ही पूरा फोकस कर दिया है। क्या शराब के पीछे ही फोकस कर दिया है? अरे आपने ठेका ले रखा है समाज को नैतिकता सिखाने का। समाज ने आपको जिस चीज के लिए गठन किया है उस पे तो आप काम कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी को हटा नहीं रहे हैं, गरीबी को हटा नहीं रहे हैं, सूखा जैसी समस्याएं बिहार में आ रही है, बाढ़ जैसी समस्या बिहार में आ रही है, उस पे तो आप चर्चा कर नहीं रहे हैं और आप दारू के पीछे हाथ धो के पड़े बैठे हैं। भाई क्या तरीका है यह? दारू छोड़ दीजिए ना व्यक्ति के बुद्धि और विवेक के ऊपर, वह स्वयं निर्णय लेंगे जो दारू उनके लिए सही है या गलत है। आप इनके ऊपर क्यों पीछे पड़े हुए हैं? एक एक विभाग का रचना कर रहे हैं। देखिए, मद उत्पाद विभाग का रचना कर दिए, मद निषेध पुलिस जैसे चीजों का रचना कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या बिहार सरकार का आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है? आर्थिक नुकसान हो रहा है, काफी सारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। सारा का सारा पुलिस, सारा का सारा डीएसपी, सारा का सारा एसपी एक ही काम के पीछे लगे पड़े हैं, दारूबंदी करना है, दारूबंदी करना है। क्या समाज का सिर्फ एक ही काम रह गया है? दारूबंदी करना है। मैंने आपको इतना फैक्ट दिया जो अरुणाचल प्रदेश में व्यक्ति इतना दारू का सेवन करते हैं, फिर भी क्या आप वहां पे देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का क्राइम है और लोगों की मृत्यु दारू पीने से हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आपका सोचने का वक्त आ गया है और सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा जो इस पे खुली बहस रखे और सभी के साथ मिलके एक अच्छा सोच के साथ एक नए प्रक्रिया को अपनाए। दारू को रेगुलेशन करने की जरूरत है, न कि दारू को बंद करने की जरूरत है। दारू को रेगुलेशन कीजिए, किस व्यक्ति को कितना मात्रा में अवेलेबल करवाना है, ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कीजिए, न कि दारू को पूरी तरह से समाप्त करने के ऊपर चर्चा कीजिए। अरे दारू जैसा चीज़ तो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। भगवान जैसे व्यक्ति भी इससे अछूते ना रह सके। आप देखिएगा, जिसे सोमरस कहते हैं, इंद्र जैसा व्यक्ति इसका पान करके अय्यासी किया करते थे। देखिए, हमारे हिंदू भाई की धार्मिक भावना को मैं यहाँ नहीं पहचाना चाहता हूँ, बस मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ। मेरी आत्मा इतनी दुखी हो गई है 1052 लोगों की मृत्यु से। क्या इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मैं यही बस पूछना चाहता हूं, इस मृत्यु का जिम्मेदार किसे माना जाए? उस गरीब व्यक्ति को जिसे दारू न मिलने के अभाव में गलत प्रक्रिया से बनाया गया दारू का सेवन किया, या उस सरकार को जो अगर दारू को एबिलिटी करा दिया जाता तो व्यक्ति जो था छोटी मात्रा में ही दारू पी के लेकिन अपने जीवन को सुखी पूर्वक जिया होता। अब देखिए, इस दारूबंदी से मौत किसकी हो रही है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं, इस दारूबंदी से जो दारू पीने वाली व्यक्ति को जो मौत हो रही है वह अमीर व्यक्तियों की नहीं हो रही है। यह मौत जो हो रही है खास तौर से एक गरीब तबका का हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए, गरीब तबका जो है ज्यादा पैसा खर्चा करके अय्याशी करके दारू नहीं पी सकता है, जबकि हमारा बिहार का अमीर तबका क्या करता है? आप हमारे चारों तरफ देखिए ना, बिहार के बाउंड्री के चारों तरफ, उधर देखिए नेपाल है, उधर देखिए झारखंड है, उधर देखिए
देखिए उत्तर प्रदेश है और उन सारे इलाकाओं में दारू बंद नहीं है, और हमारे अमीर भाई क्या करते हैं, अय्याशी के लिए वो एक दिन के लिए स्टेट से बाहर गए और दारू पी के आ गए। उनकी जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है। बड़े बड़े जो नेता हैं, हम उनका आपको उदाहरण देके बता देंगे, जो बड़े बड़े दूसरे राज्य में जाके दारू का सेवन करके आते हैं, उनकी जीवन के ऊपर तो खतरा नहीं है, लेकिन वो तो बोलेंगे ही कि दारू को क्या किया जाए, बंद किया जाए समाज से। अरे उनकी तो मन की इच्छाएं पूरी हो जा रही है, परंतु जो गरीब व्यक्ति है, जो थोड़ा सा दारू के माध्यम से अपने जीवन को इंजॉयबल करना चाहते हैं, अपने दुख को भूलना चाहते हैं, खुशी में इसका सेवन करना चाहते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता है कि दारू पीने के बाद जो उनकी ज़िंदगी होगी आखिरी ज़िंदगी होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह लोगों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, और सारे इस फैक्ट को जो मैंने आपके सामने रखा है सरकार इस पर चर्चा कर सके, ताकि जो है हमारे बुद्धिजीवी, जो हमारे राजनेता है, वह अपना दृष्टिपटल खोल सके। धन्यवाद।